अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आखिरकार हमारे पास एक टोयोटा एक्वा आ गई है। इसका टुडे वी आर गोइंग टू डू अ रिव्यू। देखते हैं कि ये गाड़ी जो कि इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, 2013 से आके अब इसकी ये फेस लिफ्टेड वर्जन मेरे पास है, तो इज़ इट स्टिल द किंग ऑफ ऑल हाइब्रिड कार्स। इसकी जो यूनिट्स सोल्ड इन जापान जो है, इट हैज़ सरपास्ड 1 मिलियन यूनिट्स। तो इज़ इट स्टिल द बेस्ट हाइब्रिड कार इन दिस कैटेगरी? इज़ इट द बेस्ट हैचबैक? लेट्स फाइंड आउट। तो जैसा कि मैंने कहा है, गाड़ी 2013 से चलती आ रही है। तो ये टोयोटा ने 2018 में ये एक फेस लिफ्ट लेकर आए हैं, जिसके दे रियली इम्प्रूव द लुक्स। फ्रंट से ख़ास तौर से द कार लुक्स मच मोर एग्रेसिव। ये ग्रिल का हिस्सा बहुत बड़ा कर दिया है। रीडिज़ाइंड हेडलाइट्स विद रीडिज़ाइंड फ्रंट एंड। बिल्कुल गाड़ी की नोज़ जो है वो बिल्कुल फ़र्क है पिछली जो एक्वा चलती आ रही थी 2013 से। इट हैज़ अ वाइडर माउथ, बिगर ग्रिल, और ये कि बहुत स्कल्प्टेड सा फ्रंट इसका है। जो बम्पर है, इसकी जो फ्रंट हेडलाइट्स हैं, ये टॉप स्पेक मॉडल नहीं है, जिसकी वजह से इसकी LEDs नहीं है। दीज आर हैलोजन प्रोजेक्टर्स। तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, बड़ा अट्रैक्टिव फ्रंट एंड है। बट लुक्स वर नेवर अ प्रॉब्लम विद द एक्वा। पिछली वाली जो थी वो भी बड़ी अच्छी थी एंड दिस सर्टनली इम्प्रूव्स द लुक। गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल है वो अनचेंज्ड है। ऑफ कोर्स फेस लिफ्ट है, उसके अंदर वी कैंट रियली एक्सपेक्ट एनीथिंग टू चेंज फ्रॉम हियर। रेयर टेल लाइट्स जो हैं वो थोड़ी, जो उसकी LED डिज़ाइन है थोड़ा मुख्तलिफ हो गया है। ये वाली जो LED वाला हिस्सा है ये लाइट अप होता है, तो अच्छा इसकी खूबसूरत है। मगर एज आई सेड, लुक्स में ये गाड़ी हमेशा काफ़ी मुनासिब रही है अपनी कैटेगरी के अंदर। ये हमेशा मैंने टोयोटा प्रियस में भी देखा है और ये अब एक्वा में भी मैं देख रहा हूँ कि इनका जो ये रूफ लाइन होती है बड़ी अजीब तरीके से स्कल्प्ट की हुई होती है। शायद ये ड्रैग कोएफिशिएंट बेहतर करने के लिए होती है, मगर जो भी वजह है, ये हमेशा मैंने देखा है टोयोटा की हाइब्रिड गाड़ियों में इसी तरह की रूफ लाइन मैंने देखी है। गाड़ी की बड़ी मुनासिब है पिछला वाला हिस्सा। स्टैंडर्ड साइज़ जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साइज़ की गाड़ी की। नीचे आप जब देखते हैं तो एक स्टैंडर्ड एयर कंप्रेसर दिया हुआ है और एक केमिकल की बोतल दी हुई है, जिसके साथ आप अपना टायर पंक्चर रिपेयर किट जो होती है। बाकी इसके साथ स्पेयर व्हील नहीं आता। गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी बढ़ानी हो तो यू कैन फोल्ड दी सीट्स डाउन और बड़ा मुनासिब सा आपके पास एक लोडिंग बे बन जाता है। फ्लैट फ्लोर नहीं है इसका, यहाँ पे एक रिज अच्छा खासा बनता है, मगर ये कि इसका इसी तरीके से है। मगर यू स्टिल हैव अ बिग यूजेबल प्लेस ओवर हियर। तो इस गाड़ी का ट्राइड एंड टेस्टेड पावर यूनिट है जो हम 2013 से आ रहे हैं। इट हैज़ बीन अनचेंज्ड। 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मेटेड टू अ हाइब्रिड सिस्टम। जो इंजन की आउटपुट है वो 73 हॉर्स पावर है और 110 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो 60 हॉर्स पावर की है और उसकी 160 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है। कुल मिला के इनकी हॉर्स पावर जो बनती है 100 हॉर्स पावर वो कोट करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो हाइब्रिड सिस्टम यानी जो इलेक्ट्रिक मोटर है और जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है, दोनों की जो पीक आउटपुट है वो मुख्तलिफ औकात पे आती हैं। इसलिए इसकी 77 हॉर्स पावर, 74 हॉर्स पावर और उसके 60 हॉर्स पावर आप मिला नहीं सकते कि 133 हॉर्स पावर होगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर और जो इंजन है दोनों की जो पीक आउटपुट है वो मुख्तलिफ वक्तों पे आती है, इसलिए कभी ओवरलैप नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि जब गाड़ी का इंजन 74 हॉर्स पावर बना रहा है उसी वक्त जो है इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो 60 हॉर्स पावर बना रही है। इसलिए जो पीक आउटपुट इस गाड़ी की जो कोट की जाती है वो 100 हॉर्स पावर है। So as you would expect any Japanese car, मतलब they're filled with toys and they're filled with features। आपके पास कीलेस एंट्री और यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली डोर रिट्रैक्ट हो जाता है जब आप इसे लॉक करते हैं। आपने गाड़ी को लॉक करना हो तो जस्ट पुट योर हैंड्स ओवर हियर, यहाँ पे सेंसर बने हुए हैं और ये आपकी गाड़ी लॉक हो जाती है। एंड व्हेन यू वांट टू अनलॉक इट, आपने बस सिर्फ डोर हैंडल को यूँ पकड़ना है एंड यू कैन गेट इनसाइड। तो इनसाइड इट्स वेरी फेमिलियर। फेसलिफ्ट के अंदर थोड़ी बहुत उन्होंने डैशबोर्ड के अंदर चेंजेस किए हैं। ये सेंट्रल
कंसोल सेंटर वाला एरिया के अंदर क्लाइमेट कंट्रोल के डायल्स वगैरह थोड़े से बदले हैं। क्लाइमेट कंट्रोल वाला एरिया उन्होंने थोड़ा खूबसूरत कर दिया, थोड़ा इम्प्रूव कर दिया, यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक प्लास्टिक दे दिया है। मगर इट इज़ अ वेरी फेमिलियर कैबिन फॉर एनीवन हु इज़ यूज्ड एन एक्वा बिफोर। मिलते जुलता ही है, कोई ख़ास चेंज नहीं किया। थोड़ा सा स्टीयरिंग व्हील की शेप और थोड़ा सा ये ऑडियो कंट्रोल्स की जो शेप है उन्होंने इम्प्रूव की है, ज़्यादा अच्छी लग रही है पहले की निस्बत। दूसरा ये कि इंटीरियर के मटेरियल से आई एम नॉट क्वाइट सो कन्विंस्ड, क्योंकि जो बेसिकली इट्स ऑल हार्ड प्लास्टिक, कहीं पे भी आप देख लें इट्स नॉट अ वेरी हाई क्वालिटी कैबिन टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यू कैन एक्चुअली पुश इन द डैशबोर्ड द प्लास्टिक ऑन द डोर कार्ड्स, विच आई डोंट लाइक दिस एट ऑल। मगर ये कि एक जापान में बनी हुई गाड़ी होने का इसके एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि इवन दो द क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स आई एम नॉट पर्टिकुलरली कन्विंस्ड विद, मगर इट इज़ ऑल्सो वेरी वेल स्क्रूड टुगेदर कि कोई पैनल गैप्स आपको कहीं पे यहाँ पे आपको कोई पैनल गैप नहीं मिलेगा। एवरीथिंग फिट्स प्रॉपरली, और ये कि एवरीथिंग फील्स नाइस। मतलब ये जो बटन्स वगैरह हैं, मतलब ये दे फील लाइक ये इतनी आराम से कभी ख़राब नहीं होंगे एंड दे आर बिल्ट टू लास्ट। तो ये मतलब टोयोटा की रिलायबिलिटी भी, और जो जापान की जनरली हाई बिल्ड क्वालिटी जो है, और जो हमारी पाकिस्तानी गाड़ियों की निस्बत जो डिफरेंस आता है वो यही आता है कि हमारी गाड़ियाँ थोड़े अरसे बाद, सड़कों के बाद जब चलने के बाद, उनमें अजीब बात है बाहर का शोर आना शुरू हो जाता है, रबर्स उनके फेल हो जाते हैं, और मतलब बटन्स जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। मतलब वो क्वालिटी नहीं है ना, वो फिट फिनिश होती है पाकिस्तानी गाड़ियों की। सो दीज कार्स इन द लॉन्ग रन दे आर वेरी रिलायबल, एंड ये कि दे वेरी रोबस्ट एज वेल एंड वेरी वेल बिल्ट। तो क्लाइंबिंग इन बैक मैंने अगली जो सीट है अपने मुताबिक रखी हुई है, एंड आई रियली डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। ये एक मुझे बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ जो मुझे एक्वा की हमेशा यही लगी है कि आई फील एक्चुअली क्वाइट क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रही है, क्योंकि मेरे लिए जो इसकी रूफ लाइन भी है वो भी काफ़ी नीची है, मेरा सर यहाँ पे ऊपर लग रहा है, और आई डू नॉट हैव इनफ लेग स्पेस। आप देख सकते हैं कि मेरी टांगें फंसी हुई हैं, और इसके जो ये पिछली वाली सीटें भी हैं काफ़ी ये अपराइट पोजीशन में है, मतलब रिक्लाइंड नहीं है या और पीछे होती भी नहीं है ना, इनकी कोई पिछली वाली सीट्स की एडजस्टमेंट है। तो ये चीज़ मुझे इतनी पसंद नहीं आई है, मुझे हमेशा डिसअपॉइंटिंग लगी है एक्वा के साथ, क्योंकि दिस इज़ अ ग्राउंड अप, ये जो इसकी डिज़ाइन हर चीज़ हुई है पहले दिन से, इट वाज कंसीव्ड एज अ हाइब्रिड व्हीकल, मतलब इसका कोई पेट्रोल इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसकी जो भी हाइब्रिड बैटरी या सब चीज़ों की इंटीग्रेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। तो आई गेस इतनी अच्छी नहीं हुई क्योंकि मतलब इतना अच्छा पैकेजिंग नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव इनफ स्पेस बैक हियर। अब मैं इसको होंडा फिट के साथ मुकाबला करता हूँ, जिसकी विच वाज नॉट कंसीव्ड एज अ हाइब्रिड, क्योंकि होंडा फिट का एक पेट्रोल ओनली वर्जन भी आता है, एंड स्टिल दे वर एबल टू मैनेज द हाइब्रिड बैटरी मच बेटर इनटू द कैबिन, के आपके पास रेयर सीट स्पेस भी काफ़ी मुनासिब होती है, अगलों के लिए भी काफ़ी मुनासिब होती है, एंड यू स्टिल हैव अ हाइब्रिड व्हीकल। तो दिस इज़ ऑलवेज बीन अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटिंग पॉइंट फॉर मी फॉर द टोयोटा एक्वा, जिसकी वजह से मैं कभी भी इस गाड़ी की तरफ ख़रीदने की तरफ नहीं गया। इसकी वजह से आई वुड रादर, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पेस, आई वुड रादर हैव अ निसान नोट और अ होंडा फिट। जैसे ही आप गाड़ी को ऑन करते हैं तो एक छोटा सा एक वीडियो सी चलती है गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर, ये देखिए, तो आपको एक एक्वा नज़र आती है एंड इट सेज एक्वा, और जब आप गाड़ी को बंद करते हैं तो इसका एक और ग्राफिक प्ले करता है। तो वैसे दिस इज़ क्वाइट कॉमन दीज डेज, मगर ये आजकल एक इंट्रो एक किस्म का थोड़ा सा हर गाड़ी का जो है एक आता है। तो एक चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, इस गाड़ी की कुछ चेक लाइटें ऑन हुई हुई हैं, इसका एयर बैग और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह की। इसकी वजह ये है कि जिनकी जो ये ओनर हैं गाड़ी की, उन्होंने मुझे बताया था कि इसकी जो छोटी 12 वोल्ट की बैटरी है वो उन्होंने रिप्लेस की थी, तो उसको रिप्लेस करने के बाद जब दूसरी लगाई तो ये कुछ लाइटें ऑन हो गई हैं। मेरा ख्याल है उनको स्कैनर लगवा के इसको क्लियर करवाना पड़ेगा। आई जस्ट थॉट कि आई वुड लेट यू नो। तो जो MID है गाड़ी का, ये उन्होंने काफ़ी इसमें चेंजेस लेकर आए हैं, और इसके ग्राफिक्स बहुत इम्प्रूव किए हैं, एंड ये अब इसके अंदर काफ़ी फंक्शनैलिटी है। लेन डिपार्चर अलर्ट भी आप यहाँ से अपना देख सकते हैं किस तरीके से है, और ये अपनी इको की सारी सेटिंग आपकी, क्या इसकी पास्ट एवरेज रही है, क्या सिलसिला है। तो ये ज़रा देखिएगा कि जो गाड़ी की आपने आज तक जो सबसे अच्छी एवरेज आज तक अचीव की है वो भी आपको यहाँ पर शो हो रही है, एंड
लॉट्स ऑफ अदर फंक्शनैलिटी एज वेल। और यहाँ पर भी आपको यू कैन सी जो आपकी पावर ट्रेन जो कुछ कर रही है, तो लॉट्स ऑफ फंक्शनैलिटी, आप कई चीज़ें बदल सकते हैं एंड आप देख सकते हैं गाड़ी किस तरह परफॉर्म कर रही है। बाकी एज यू वुड एक्सपेक्ट जापानीज़ गाड़ियाँ जो अब यहाँ पे आके बहुत डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि ये 30-35 लाख रुपए की गाड़ी है। इसके अंदर जो सेफ्टी इक्विपमेंट है इट इज़ जस्ट मतलब ऑन अनदर लेवल टू जो भी चीज़ पाकिस्तान में मिलती है। सो इसके फ्रंट एयर बैग्स भी हैं, साइड एयर बैग्स भी हैं। दिस इज़ नॉट द टॉप स्पेक वर्जन, तो इसके इसलिए कर्टन एयर बैग्स नहीं हैं। और दूसरा ये कि जो सेफ्टी इक्विपमेंट है, जो इसका ये लेन डिपार्चर अलर्ट है गाड़ी के अंदर, और इसका जो कोलिजन मिटिगेटिंग सिस्टम जिसको हमारे यहाँ आम ज़बान में रेडार कहते हैं वो भी लगा हुआ है। तो मतलब सेफ्टी इक्विपमेंट में गाड़ी कहीं से भी लैक नहीं करती। जो ये गाड़ी है, जो एक्वा जो है, उसमें हमेशा से उन्होंने हमें CVT ट्रांसमिशन ही दी है टोयोटा ने। they've never gone for a conventional automatic transmission, बल्कि टोयोटा की अब काफ़ी गाड़ियों में you will find a CVT। आपका यहाँ पे नीचे आ जाता है EV मोड पे अगर आप गाड़ी को करना चाहते हैं, या इको मोड पे, यहाँ पे आप गाड़ी के मोड्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह थोड़ी बहुत ऑप्शंस आ जाती हैं। और इधर आपका कोलिजन, आपका ये लेन डिपार्चर अलर्ट यहाँ पर है। यहाँ पर आपका कोलिजन मिटिगेटिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। So like I said, lots of features and lots of functionality and definitely lots of safety features. So enough with the features, enough with the interior, let's go for a drive. आप लोगों को भी थोड़ा दिखाऊं इसका क्या ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। साथ हम इसका जो ट्रिप मीटर है उसको भी मैं ज़ीरो कर लेता हूँ। अपने ट्रिप P को ज़ीरो कर लेते हैं ताकि हमें एक इसकी फ्यूल इकोनॉमी टेस्ट भी हो जाए। एक जो चीज़ आप गाड़ी के अंदर स्ट्रेट अवे नोटिस करते हैं कि गाड़ी की जो इट्स वेरी सॉफ्ट सस्पेंशन जो है आपको बहुत आरामदेह महसूस होएगी। बिल्कुल आपको खड्डे शड्डे जो हैं उसके ऊपर ये गाड़ी बड़ी कंफर्टेबल है। और ये टोयोटा की हर गाड़ी के बारे में मैं तकरीबन कह सकता हूँ कि दे आर ऑलवेज गियर्ड अ बिट मोर टुवर्ड्स कंफर्ट। अब यहाँ पर आपको स्पीड ब्रेकर पर वेरी कंप्लायंट आपको बिल्कुल महसूस भी नहीं होता। तो ये है, थोड़े डायनामिक एबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, मगर ये कि पाकिस्तान में यू डोंट रियली गेट अ चांस टू चेक द डायनामिक एबिलिटी ऑफ अ कार। तो दिस इज़ अ विन विन सिनेरियो कि गाड़ी की अगर सस्पेंशन जो है वो सॉफ्ट हो। बाकी एक्वा हैज़ ऑलवेज बीन द फ्यूल इकोनॉमी किंग। तो गाड़ी देखते हैं क्या हमें फ्यूल इकोनॉमी देती है। आपने मेरे चैनल पे ऑलरेडी निसान नोट की एक वीडियो देखी होगी, उसने अस्टॉनिशिंग फ्यूल इकोनॉमी दी थी। तो आई डोंट थिंक कि ये गाड़ी उसके लेवल तक आ सकेगी, मगर आई एक्सपेक्ट दिस ऑल्सो टू बी एक्सीलेंट एज वेल। तो देखते हैं क्या इसकी फ्यूल इकोनॉमी आती है। गाड़ी का मैंने लेन डिपार्चर अलर्ट ऑन किया हुआ है। वहाँ पे आपको गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पे दो आपको लेन्स नज़र आ रही हैं। जैसे ही मैं 50 किलोमीटर/आवर से ऊपर जाऊँगा तो आप नोटिस कीजिएगा कि मैं जिस तरह राइट लेन के करीब जाना शुरू हो गया हूँ, तो गाड़ी मुझे इंडिकेट कर रही है कि तुम निकल गए हो एंड यू शुड बी केयरफुल। तो टोयोटा का ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म है। 1.5 लीटर इंजन, CVT ट्रांसमिशन, और ये कि लो स्पीड्स पे अराउंड टाउन इट्स वेरी कंफर्टेबल। आपको कभी भी इंजन नॉइज ज़्यादा इंट्रूसिव नहीं लगती। और ये उस तरह के CVT ट्रांसमिशंस नहीं है जिस तरह एक ज़माने में हुआ करते थे। बड़े मतलब आप क्या कहें कि बड़ा ड्राइविंग एक्सपीरियंस मज़ेदार नहीं होता था और काफ़ी स्लो होते थे। ये काफ़ी इम्प्रूव हो गई है CVT टेक्नोलॉजी, और ये कि गाड़ी की एक्सेलरेशन भी बड़ी मुनासिब होती है। तो मगर ये कि थोड़ा सा जिस तरह आप कहें कि CVT ट्रांसमिशन का वो ड्राइवर इंगेजमेंट लेवल नहीं होता जो कि एक ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन का होगा,
या एक कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का, क्योंकि CVT ट्रांसमिशन है, इसका बिहेवियर ही बिल्कुल फ़र्क होता है। ये आपको देयर नो लाइक कोई गियर चेंजेस का आपको नहीं पता चलता, क्योंकि इस गाड़ी का कोई गियर चेंज होता ही नहीं है। इसकी मतलब आई कैंट रियली एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजी माई सेल्फ, आई एम नॉट एन इंजीनियर, मगर ये कि कुछ इस तरह सा है कि इसकी जो रेशोज हैं वो किसी भी वक्त कम्प्लीटली वेरिएबल, मतलब इसकी फिक्स्ड रेशियोज नहीं होती। इट्स वन गियर बॉक्स एंड इट्स कंटिन्यूसली वेरिएबल। तो इसलिए जब आप गाड़ी को पुश कर रहे होते हैं तो बड़ी ऊंची सी, मतलब आपकी जो RPM है वो कॉन्स्टेंटली गाड़ी होल्ड करती है एट मैक्सिमम, मतलब पावर, जहाँ पे गाड़ी की मैक्सिमम पावर है वहां पे गाड़ी के RPM को होल्ड करेगी गाड़ी। तो थोड़ा सा जरा डल ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो जाता है, एंड व्हेन यू स्टार्ट पुशिंग द कार तो गाड़ी काफी लाउड सी हो जाती है। मगर रिफाइनमेंट में मैं बात करूं तो ये गाड़ी इट इज एब्सोल्युटली एक्सीलेंट। बाहर का कोई शोर नहीं है, आई फील वेरी कंफर्टेबल इन हियर, और ये कि मेरा ड्राइविंग पोजीशन भी बड़ा अच्छा है, बड़ा कंफर्टेबल है। एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं ये क्यों कॉम्पैक्ट गाड़ियों में यूँ करते हैं कि जो मेरा जो लेफ्ट साइड जो है वहाँ पे कोई आर्म रेस्ट नहीं है, पता नहीं क्या वजह है। मतलब वो तो बड़ी बेसिक गाड़ियों के अंदर भी आर्म रेस्ट होता है, मगर इस गाड़ी के अंदर आर्म रेस्ट नहीं है, और ना ही वेट्स के अंदर होता है। आई हैव नो आइडिया व्हाई। और इवन निसान नोट भी मैंने रिव्यू की थी, उस पर भी मैंने ये कंप्लेन किया था कि दे डोंट गिव अ सेंट्रल आर्म रेस्ट, और पता नहीं क्या वजह है, जापानियों क्या बुरा लगता है सेंट्रल आर्म रेस्ट देना इतने पैसे बचाने के हवाले से। इतना तो नहीं वो पैसा बचाते होंगे कि एक आर्म रेस्ट तक ना दें। तो अब हम गाड़ी 4 किलोमीटर में चला चुका हूँ, गाड़ी 22.9 की एवरेज दे रही है, विच इज़ एक्सेलेंट। गाड़ी को मैं बड़ा नॉर्मली बड़ा केयरफुल होकर चला रहा हूँ, जिस तरह बंदा इकोनॉमी लेना चाहता है उस तरीके से। जो टोयोटा एक्वा है वो एक ह्यूज सेल सक्सेस रहा है, स्पेसिफिकली इन जापान, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में भी इंट्रोड्यूस हुआ है, मगर वहाँ पर ये गाड़ी ने कभी उस तरह मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकी। प्रियस वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती है, वहाँ पे ये गाड़ी नॉर्थ अमेरिका में लॉन्च हुई थी प्रियस C के नाम से, मगर इट नेवर रियली कॉट ऑन। तो अब 2019 के बाद से गाड़ी अमेरिका में डिसकंटिन्यू हो चुकी है। बाकी कुछ और ममालिक में भी गाड़ी इंट्रोड्यूस हुई थी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, 1-2 और ममालिक भी थे, तो वहाँ पर भी गाड़ी जो है डिसकंटिन्यू हो गई है। तो जापान में अभी तक ये आती है, अब इसकी बल्कि लेटेस्ट जनरेशन भी अब टोयोटा एक्वा की लॉन्च हो गई है। और बड़ी अजीब बात है कि जापान में वो साइड बाय साइड 2 गाड़ियां जो एक दूसरे के साथ compete करती हैं वो सेल करते हैं, कि वहाँ पे यारिस हाइब्रिड जो कि पहले विट्स होती थी, अब उन्होंने यारिस हाइब्रिड कर दी है, और एक्वा हाइब्रिड। दोनों जो है आपस में मुकाबला भी करती हैं, और दोनों आर प्रिटी सिमिलरली प्राइस्ड और सिमिलरली इक्विप्ड एंड एवरीथिंग, और दोनों टोयोटा जापान में जो है ऑफर करती है, विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। मगर दोनों की अपनी मार्केट है। और एक्वा की मेरा ख्याल है जो एक्वा जो है वो ट्रेडिशनल बायर के ऊपर है, जो विट्स जो यारिस जो नई आई है वो मेरा ख्याल है टोयोटा के ग्लोबल जो प्लेटफॉर्म जो है उसी के ऊपर है। वही गाड़ी वो यूरोप में दे रहे हैं, क्योंकि कभी एक्वा जो है यूरोप में नहीं आई, यूरोप में हमेशा यारिस ही चलती रही है, और अब उन्होंने जो हाइब्रिड इंट्रोड्यूस की है वो भी यारिस हाइब्रिड है। तो फिर भी द जापानीज सीम टू लव दिस कार, एंड बल्कि मैं एक जगह पढ़ रहा था कि कहीं पिछले 20 सालों में अगर कोई मॉन्यूमेंटल सेल सक्सेस किसी गाड़ी को कहे ना, तो आप एक्वा को कहेंगे जापान के अंदर, क्योंकि 2013 के लॉन्च से लेके 2020-21 में तक ये गाड़ी 1.2 मिलियन यूनिट्स बिक चुकी है। तो आप इसका खुद हिसाब लगाएं कि जितनी हमारी पूरी मार्केट, हमारी पाकिस्तानी मार्केट में जितनी गाड़ियां बिकती हैं, उतनी जापान में सिर्फ और सिर्फ जापान में 1 साल में ये एक्वा बिक जाती है। तो इट इज़ क्वाइट अस्टॉनिशिंग जो ये एक्वा ने जापान के लिए जो सेल सक्सेस रही है। गाड़ी अब तकरीबन 6 किलोमीटर 5.9 किलोमीटर चल चुकी है, और हमारी एवरेज भी बड़ी अच्छी जा रही है, 26.5 पर है, एंड इट्स स्लोली गोइंग अप। क्योंकि जब मैंने शुरू की थी तो शायद गाड़ी की जो हाइब्रिड है वो जो उसकी बैटरी है वो थोड़ी डाउन हुई थी। अब जिस तरह इंजन चला है उसने बैटरी को भी चार्ज किया है, एंड नाउ दे आर वर्किंग इन टैंडम, और हमारी फ्यूल इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है।
मुझे कई लोग मैसेज भी करते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट्स पे कई जगहों पे, और ये अमूमन लोगों का सवाल होता है कि जी हमारी हाइब्रिड गाड़ी है वो हमें कभी इकोनॉमी नहीं दे रही। हर कोई कंप्लेन कर रहा है यार मेरी गाड़ी तो 16-17 दे रही है, यार मेरी गाड़ी 16-17 से ज़्यादा नहीं दे रही। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि सबसे पहले बिफोर जजिंग कि आपकी गाड़ी इकोनॉमी क्या दे रही है, आप पहले ट्रिप मीटर पर जाके अपना जो भी ट्रिप आपका चल रहा है, ट्रिप ए है ट्रिप बी है, उसे पूरा ज़ीरो करें। ज़ीरो करके फिर आप माइलेज को जज करें और अपनी फ्यूल इकोनॉमी को जज करें, क्योंकि जो उसकी पिछली एवरेज चल रही है उसको आपको बढ़ाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो पहली तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। दूसरी बात ये है कि जब आपने फ्यूल इकोनॉमी लेने की कोशिश करनी है तो आपको गाड़ी को थ्रॉटल पेडल को बहुत लाइट रखना पड़ेगा। और हाइब्रिड गाड़ी का खास तौर पे आपको जैसे ही पता चले कि इंजन बंद हुआ है, आपको ईवी की लाइट ऑन हो जाएगी डैशबोर्ड के ऊपर, आपको वैसे भी पता चल जाएगा इंजन की जो एक आवाज़ होती है बंद हो गया है। तो उसके बाद आपने अपना थ्रॉटल बिल्कुल लाइट कर देना है और आपने गाड़ी को एक किस्म का कोस्ट करना है बैटरी के ऊपर। तो फिर गाड़ी मैक्सिमम जो है बैटरी के साथ आउटपुट दे सकेगी। अगर आप एक्सेलरेटर को मतलब ग्रेजुअली दबाए ही जाएंगे तो फिर दोबारा आपका इंजन चल पड़ेगा और आपकी बैटरी से आप फ्यूल इकोनॉमी नहीं ले सकेंगे। तो आपको एक किस्म का ड्राइविंग स्टाइल अपना इस तरीके से अपनाना पड़ेगा कि जिस तरह अभी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, अभी इंजन पर गाड़ी चल रही है, और जब मैं एक स्पीड पे पहुंच जाऊंगा जहां पे मुझे लगेगा कि मैं मुनासिब है और यहाँ पे मैं होल्ड कर सकता हूँ ट्रैफिक के मुताबिक, तो वहां पे मैं बिल्कुल आई विल लेट ऑफ द थ्रॉटल, बिल्कुल मुनासिब से रखूंगा और अपनी स्पीड मेंटेन करूंगा। खुद ब खुद गाड़ी जो है वो बैटरी पे आ जाएगी, इलेक्ट्रिक मोटर पर आ जाएगी और इकोनॉमी गाड़ी की बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये तरीका है अगर आप लोग चाह रहे हैं कि गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी प्रॉपर तरीके से ली जाए। क्योंकि अगर आप हाइब्रिड गाड़ी को उस तरह चलाना शुरू होंगे जिस तरह आप अपनी रेगुलर गाड़ी को चलाते हैं तो आपको वो फ्यूल इकोनॉमी नहीं मिलेगी जो आप चाह रहे हैं। क्योंकि कई लोग होते हैं वो क्लेम करते हैं कि जी, और एक और बात कि हाइब्रिड गाड़ी के साथ अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है वो आप रियलिस्टिक करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप शहालमी की तरफ आप गए हुए हैं, आप सख्त रश वाली जगहों पे गए हुए हैं और आप समझें गाड़ी वहां पे आपको 20 की एवरेज दे देगी। ऐसा नहीं है। गाड़ी ने जिस जगह पे चला रहे हैं, जिस एरिया पे चला रहे हैं, जिस तरीके से आप चला रहे हैं उसके मुताबिक ही एवरेज देनी है। और मैं आपको एक नॉर्मल ड्राइविंग सिनेरियोज के अंदर मैं आपको एक एस्टिमेट दे सकता हूं कि हाइब्रिड गाड़ी आपको 18 से 22 की एवरेज देगी। जब एसी चल जाएगा, फुल गर्मी होएगी, आप ट्रैफिक में भी फंसेंगे और आपका रूट छोटा होएगा तो गाड़ी इससे भी कम दे सकती है। तो ये कुछ चीज़ों का अगर ख्याल रखें तो आपकी फ्यूल इकोनॉमी बहुत बेहतर हो जाएगी। और अपनी जो असल जो बात यह है कि अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें रियलिस्टिक करें कि नॉट हर दफ़ा बंदा इतना आराम से और इतना तसल्ली से गाड़ी नहीं चला सकता। कभी इंसान को जल्दी होती है, कभी इंसान कहता है यार छोड़ो फ्यूल इकोनॉमी को, चलाओ गाड़ी। तो फिर इस तरह के सर्कमस्टांसेस में फिर आपकी फ्यूल इकोनॉमी गिरेगी एंड यू हैव टू बी रियलिस्टिक अबाउट इट, क्योंकि इसी तरह ही होता है। और कभी कभार ड्राइविंग एनवायरनमेंट आपको इजाज़त देती है, कभी नहीं देती कि आप फ्यूल इकोनॉमी प्रॉपर तरीके से ले सकें। इसी तरीके से इफ़ यू वांट टू गेन समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। तो अगर आप मोटरवे पर जा रहे हैं तो आप गाड़ी को 110 पे क्रूज पर लगाएं, आप ना 120 पर चलाएं। 120 पे जैसे ही हाइब्रिड गाड़ियां जाती हैं उनकी वो फ्यूल इकोनॉमी नहीं रहती। 110 की रेंज पे ये 20 तक रहेंगी, आपको बड़ा मजा देंगी। जैसे ही आप 120, 130 पर जाएंगे तो वो नीचे आ जाएगी 18, 17, 16.5 तक भी आ सकती है। क्योंकि जो हाइब्रिड गाड़ी है इसकी इट इज मोर एम टूवर्ड्स सिटी ड्राइविंग, नॉट हाईवे ड्राइविंग। तो अब मैंने थोड़ा सा अपना टेस्ट मुकम्मल किया है इकोनॉमी का। गाड़ी 8 किलोमीटर चली है और उसने 8.6 किलोमीटर बेसिकली 30 की उसने फ्यूल। अब जैसा कि आपने देखा है कि गाड़ी ने 30 की एवरेज दी है, तो कभी भी एक्वा है ना आपको फ्यूल इकोनॉमी पे डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इट्स ऑलवेज वेरी कंसिस्टेंट एंड इट्स ऑलवेज वेरी गुड। गाड़ी का एक छोटा सा 0 to 100 रन अप करते हैं।
है टू मूव ऑन, तो गाड़ी रियली बड़ी ज़बरदस्त जाती है। गाड़ी की बहुत ही अच्छी एक्सेलरेशन है, कहीं से भी लैकिंग नहीं है, आपको कहीं से ये कम नहीं लगेगी। 100 हॉर्स पावर ऑन पेपर इतना ज़्यादा साउंड नहीं करता, मगर विद द ट्रांसमिशन, द CVT ट्रांसमिशन, और जो इसकी जिस तरीके से गाड़ी उठती है, इसका जो वजन भी कम है या क्या वजह है, मगर इट इज़ रियली क्विक। और दूसरा ये कि आप 30 या 40 पे जा रहे हो एंड यू प्रेस योर फुट डाउन, वहां पर भी गाड़ी, अब जिस तरह मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, और इंस्टेंट एक किस्म की गाड़ी अपने आप को पकड़ती है पिक और भागना शुरू हो जाती है। सो इट कैन बी अ रियली एंटरटेनिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस एज वेल। रिलायबिलिटी अगर मैं बात करूँ तो एक्वा में दो ही चीज़ों का मसला आता है थोड़े अरसे में। एक ये है कि गाड़ी जब 8-10 साल पुरानी हो जाती है तो एक दफ़ा आपको हाइब्रिड बैटरीज का मसला आता है। अब हमारे यहाँ सिलसिला ये होता है कि आपको यूज्ड बैटरी पैक मिल जाता है तकरीबन 1 लाख रुपए का, और वो आप डाल दें तो गाड़ी फिर 4-5 साल चलने के काबिल हो जाती है, क्योंकि एक नया बैटरी पैक आपको आराम से मेरा ख्याल है 10 साल दे सकता है। जो यूज्ड पैक है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाफ एज मच, तो 4 साल 5 साल बड़ी आराम से निकाल लेता है। दूसरा, द अदर थिंग टू वॉच आउट फॉर इन एक्वाज एंड प्रियसेस एज वेल, कि इनकी जो ABS यूनिट है वो भी कभी कभार ख़राब हो जाता है आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, तो वो भी हमारे यहाँ यूज्ड ही इस्तेमाल होते हैं, यूज्ड ही पार्ट रिप्लेस किया जाता है। वो अराउंड अबाउट 60 to 70,000 रुपीज़ उसका भी खर्चा होता है। तो इसके अलावा गाड़ियाँ मुकम्मल रिलायबल हैं, मसला नहीं आता है इन गाड़ियों के अंदर, दे आर वेरी वेरी रिलायबल। कभी मैंने ये नहीं सुना कि एक्वा या प्रियस का इंजन जो है वो रिप्लेस होने वाला हो गया या ट्रांसमिशन ने कोई मसला किया है। दोनों चीज़ों में ये गाड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसका आपको कभी मसला नहीं आएगा। जब भी कोई आप यूज्ड गाड़ी खरीदें तो आप एक दफ़ा उसको स्कैनर पे ज़रूर उसको चेक कीजिएगा कि गाड़ी का हाइब्रिड सिस्टम की क्या हेल्थ है, और उसकी बैटरीज और ABS यूनिट के कोई कोड्स तो नहीं आए हुए, तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। बाकी अगर आपको अच्छी गाड़ी मिले तो इट शुड बी केयर फ्री, मेंटेनेंस फ्री यूजेज फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये गाड़ी बहुत सालों से आ रही है। अब यहाँ पे भी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं, मतलब आपको बहुत आराम से गाड़ी के जो भी मसाइल हैं उनके हल आपको मिल जाते हैं। सो फाइनली व्हाट इज़ माय कंक्लूजन ऑफ दिस कार। अगर मैं पर्सनली बात करूँ, मुझे आई एम अ बिट ऑफ अ होंडा फैन, मुझे थोड़ा सा होंडा फिट जो है थोड़ी पसंद आती है। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी की हुई है नोट के ऊपर, बल्कि आप लोग ज़रूर चेक इट आउट इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर, आपको एक लिंक मिलेगा टू द होंडा फिट वीडियो आई हैव डन एंड द निसान नोट वीडियो। दोनों इसके मुकाबले की, इसकी कंपटीशन की गाड़ियाँ हैं, तो प्लीज़ डू चेक आउट दोज 2 वीडियोज़ एज वेल। सबसे पहले जो इसकी पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान में जो हम चीज़ कंसिडर करते हैं कि रीसेल वैल्यू, निसान नोट और होंडा फिट से दोनों से इसकी ज़्यादा रीसेल है, ज़्यादा आसानी से आप गाड़ी बेच सकते हैं, क्योंकि इट हैज़ बीन अराउंड फॉर अ वाइल और कई लोगों को इस गाड़ी के बारे में पता है और इसकी रिलायबिलिटी के बारे में पता है। दूसरी वही बात आ जाती है कि गाड़ी बहुत रिलायबल है। 2 इश्यूज़ गाड़ी में आते हैं और वो भी इश्यूज़ बैटरी और ABS यूनिट के, और वो भी बड़े अब ईजिली रिजॉल्व हो जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको मुश्किल दे। तीसरा ये कि सबसे बड़ा एडवांटेज, और वो ये मेरे सामने ये बैज है कि टोयोटा का बैज है, हर एक को टोयोटा के बैज की समझ आती है। इवन जापानीज लोग जो हैं दे हैव शोन कि दे गिव प्रेफरेंस टू द टोयोटा बैज, और इट इज़ नोन वर्ल्ड ओवर फॉर रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, और ये कि फ्यूल इकोनॉमी, सो इट इज़ ऑल्सो एन एक्सीलेंट ब्लेंड ऑफ फ्यूल इकोनॉमी एंड परफॉर्मेंस। कोई आपको ना इसकी गाड़ी की कहीं पे भी एक्सेलरेशन लैकिंग है, ना ही इसकी फ्यूल इकोनॉमी भी इज ट्रेमेंडस। अगर हम फ्यूल इकोनॉमी की बात करें, सबसे ज़्यादा मैं रेट करूंगा निसान नोट को, सेकंड पे मैं रेट करूंगा टोयोटा एक्वा को, और थर्ड को मैं रेट करूंगा होंडा फिट, क्योंकि तीनों गाड़ियां मैंने चलाई हैं। मैं ऑब्जेक्टिवली ये आपको बता सकता हूँ, इवन दो मेरा थोड़ा बायस होंडा फिट की तरफ होगा क्योंकि मैंने रखी हुई थी एक ज़माने में, मगर ये कि दिस गिव्स बेटर फ्यूल इकोनॉमी, और जो नोट है वो इससे भी ज़्यादा अच्छी है।
दूसरी चीज़, अगर आप एक्सेलरेशन और ड्राइवर एक्सपीरियंस की बात करें, वहाँ पे ये गाड़ी थोड़ा सा ज़रा है ना उन दोनों गाड़ियों के लेवल पे नहीं आती। तो एक्सेलरेशन और ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे आई वुड पुट होंडा फिट एंड निसान नोट ऑन अ हायर लेवल, फिर एक्वा जो है उनसे थोड़ी सी नीचे है। मगर ये कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस कई लोगों को दे डोंट रियली केयर कि गाड़ी हाउ डज इट मेक यू फील, भागने में कैसी है कैसी नहीं है, तो लोग प्रेफर करेंगे एक्वा को। जो नेगेटिव पॉइंट्स में सबसे बड़ा जो मुझे एक नेगेटिव पॉइंट एक्वा का लगता है कि इसमें स्पेस जो है ना, इट इज़ नॉट अप टू द लेवल ऑफ द कंपटीशन। जो इसकी दूसरी डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं कि अब ये थोड़ी सी गाड़ी पुरानी हो गई है। 2013 से अब ये 2019 मॉडल में बैठा हूँ, 2020 में भी यही है, अब 2021 में आके उन्होंने चेंज की है। तो इट इज़ वर्चुअली द सेम कार, थोड़ी सी फेस लिफ्ट है, तो थोड़ा सा कैबिन, थोड़ा सा जो ड्राइव ट्रेन वगैरह थोड़ी सी पीछे रह गई हैं, कह सकते हैं आप, क्योंकि अब इट्स ऑलमोस्ट बीन 7-8 years, तो थोड़ा फ़र्क पड़ गया। इट्स नॉट क्वाइट एज अप टू डेट एज इट यूज्ड टू बी। मगर उन्होंने फिर भी टोयोटा ने इट्स केप्ट, मतलब इट्स ट्राइंग टू कीप इट अप टू डेट। ये थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज कर दिया है, थोड़ा सा ये डैशबोर्ड भी बदला है, एंड द फ्रंट एंड ऑफ द कार भी थोड़ी उन्होंने बदली है। मगर स्टिल थोड़ा सा मेरी नज़र में है ना थोड़ी सी ज़रा डेटेड महसूस होना शुरू हो गई है एक्वा, क्योंकि विच इज़ ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल इट इज़ एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। तो जब नई वर्जन आना शुरू होएगा तो आई एम श्योर वो एक इट विल बी अ ह्यूज स्टेप अप। So thank you everyone for watching this video. Hope you're all enjoying the videos. Please give the video a like, please share it, and please do subscribe to the channel as well. तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा हूँ चैनल को, तो आप लोगों की सपोर्ट हो तो इंशाल्लाह the target is to get to 1,000 subscribers as soon as possible. So please keep sharing, keep subscribing. There will be more videos coming along very soon. Take care. Allah Hafiz.